एक नई जॉब, एक अंधेरी मॉर्चुअरी और सिर्फ रात का वक्त। रेबेका मॉर्चुअरी में आई थी, सोचती थी कि ये बस एक रूटीन शिफ्ट होगी, मगर रात के अंधेरे में कुछ जिंदा है। डेड बॉडी सिर्फ कब्र में ही नहीं रुकती, हर कदम पर डर, हर सांस में खौफ। अगर तुम जीना चाहते हो तो डर का सामना करना होगा। द मॉर्चुअरी असिस्टेंट, जहां मौत के बाद सब नहीं सोते। मूवी की स्टार्टिंग में हम रबेका नाम की एक बॉडी और उसकी जगह पर इन केमिकल्स को अंदर पंप किया जाता है ताकि बॉडी सड़े ना। खैर वहां पर आज एक लाश आई हुई थी और रबेका अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही होती है और इसी बीच रेमंड रबेका के रिस्ट ब्रेक कट्स के स्कार्स को देखता है, यानी कि निशानों को देखता है। इसके बाद उस लाश का पैर मूव करने लगता है और ये चीज रेमंड ने देख ली थी, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और क्योंकि रबेका उस वक्त नोट्स बना रही थी तो वो उस लेडी का पैर मूव होते हुए नहीं देख पाती। फिर इसके बाद में रबेका उस लेडी की बॉडी को साफ सफाई करने के बाद में फ्रीजर में रख देती है और फिर वो बेसमेंट के अंदर से केमिकल्स लेने जा रही होती है, लेकिन वहां पर उसे रेमंड मिलता है और वो रेबेका को बेसमेंट में जाने से रोक देता है और फिर वो रेबेका को अपने ऑफिस में जाने के लिए बोलता है। तभी शॉकिंगली हम उस बेसमेंट के अंदर एक डीमन को देख पाते हैं और यही रीजन था कि रेमंड ने रेबेका को बेसमेंट में जाने नहीं दिया था। खैर इसके बाद में रेमंड जो है वो रेबेका को एक ड्रिंक ऑफर करता है, तो वो कहती है कि वो ड्रिंक नहीं करती और वो रेमंड से कहती है कि उसे रात को भी काम करना है, लेकिन इस चीज के लिए रेमंड ने साफ इनकार कर दिया था। और हमको एक बात और पता लगती है कि रेमंड उस मॉर्चुअरी के अंदर किसी को भी एंटर नहीं होने देता। फिर इसके बाद में रेबेका अपने घर जाकर सो जाती है। मीनवाइल मॉर्चुअरी के बेसमेंट के अंदर हम रेमंड को देखते हैं और वहां पर कोई और भी मौजूद था जिसको चेंज में माना गया था, लेकिन वो व्यक्ति हमको दिखाया नहीं जाता। फिर अगले सुबह जब रेबेका उठती है तो वो टेबल पर एक नोट पड़ा देखती है जिसके ऊपर किसी तरह का सिंबल बना हुआ था, लेकिन रेबेका अभी उस पर इतना ध्यान नहीं देती और वो काउंसलिंग के लिए चली जाती है। असल में रेबेका को ड्रग्स और अल्कोहल की एडिक्शन थी और उसकी एडिक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और ये सब तब शुरू हुआ था जब रेबेका 15 साल की थी और तभी उसके डैड भी गुजर गए थे। खैर एक साल पहले ही रेबेका को कैली मिली थी जिसकी हेल्प से आज रेबेका को 1 साल हो गया है और अब वो ठीक है, यानी कि उसने ड्रग्स एडिक्शन छोड़ दी है। खैर रेबेका वहां पर एक स्पीच देती है और वहीं पर हम उसकी ग्रैंड मां को भी देख पाते हैं। खैर इसके बाद में रेबेका जब स्पीच देकर जाने लगती है तो उसे वहां पर एक व्यक्ति दिखता है जिसको देखकर वो थोड़ा सा पैनिक करने लगी थी। खैर अब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में थोड़ी देर बात करती है और फिर इसके बाद कैली उसके पास आती है और उसके साथ कुछ बातें करने लगती है और फिर रेबेका अपने घर जाने लगी थी। खैर रास्ते में वो एक आदमी को देखती है जो कि किसी से ड्रग्स खरीद रहा था और रेबेका भी इससे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब तभी रेबेका को रेमंड कॉल करके ये कहता है कि आज काम बहुत है तो रेबेका को मॉर्चुरी जाकर काम संभालना होगा, तो रेबेका भी उसको हाँ कर देती है और फिर वो सीधे मॉर्चुरी पहुंच जाती है। अब फिर वो एक आदमी की लाश को प्रिजर्व करने लगती है और उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर वो उस आदमी की फाइल्स को चेक करती है और हम उस आदमी को देखते हैं जो कि आंखें खोल रहा था और मूव भी कर रहा था और जो उसकी फाइल थी उसके ऊपर हम सेम वैसा ही सिंबल देखते हैं जैसे कि उस नोट के ऊपर था जो कि रेबेका के घर पर मिला था। खैर अब रेबेका उस आदमी को क्रिमेट कर देती है और फिर वो दूसरी लाश को लेने जाती है। वो खिड़की में से देखती है कि उसकी कार का दरवाजा खुला हुआ था, तो वो जाकर दरवाजा बंद करती है और हम विंडो के ग्लास के रिफ्लेक्शन में लाल आंखों वाली एक फिगर को भी देखते हैं। फिर रेबेका अंदर आती है और वो केमिकल्स लेने के लिए स्टोर रूम में गई थी। वहां पर उसको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और उसका सर भी दर्द करने लगता है। अचानक वो देखती है कि वो पता नहीं कैसे लेकिन एक चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कब बैठी, वहां पर कैसे पहुंची। खैर फिर तभी वहां पर रेबेका को रेमंड का फोन आता है। अब रेमंड उससे पूछता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है ना, तो रेबेका कहती है कि सब कुछ ठीक है और हम देखते हैं कि रेमंड अपने चेस्ट पर कुछ ड्रॉ कर रहा था और फिर रेमंड फोन रख देता है। अब रेबेका जाकर दूसरी लाश को लेकर आती है और कुछ जलाने के लिए लेने जाती है और उसको एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर पेपर्स की कुछ स्ट्रिप्स थी, तो वो एक स्ट्रिप को जाकर उस बॉडी के पास रखती है और हम वहां पर वॉल में एक लड़की की थी। खैर अब होता ये है कि अचानक से ही रेबेका को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो चेक करने जाती है। उसके जाने के बाद में वो लड़की जो थी उसने अपनी आंखें खोल ली थी। उधर रेबेका को एक वॉल के पास कोई दिखाई देता है जिसकी आंखें लाल थी और वो काफी चमक भी रही थी, लेकिन अचानक से वो चीज गायब हो जाती है और रेबेका भी इस पर इतना ध्यान नहीं देती और वो वापस से प्रिजर्विंग करने के लिए रूम में चली जाती है, लेकिन वहां पर उस लड़की की लाश नहीं थी और ये देखकर रेबेका बहुत डर गई थी और वो उस लड़की की लाश को ढूंढने लगती है कि तभी वहां पर किसी का फोन आता है। अब दूसरी तरफ से रेबेका के पिता बहन बात कर रहे थे जो कि काफी शॉकिंग चीज थी। वो रेबेका को अपनी मौत का जिम्मेदार बोल रहे होते हैं और यहाँ पर रेबेका को अचानक से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और अपनी रिस्ट को वो ब्लीड होता हुआ पाती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर अब फोन फिर जेरिंग होता है और दूसरी तरफ से बेन पुलिस को रेबेका के मिसिंग होने की रिपोर्ट दे रहा था और ये सब कुछ तब हुआ था जब रेबेका 7 साल की थी, यानी कि यहाँ पर उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। अब रेबेका अचानक से बेहोश जाती है और वो खुद को अपने ही घर पर पाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आई और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी कि तभी वहाँ पर कैली आ जाती है और हम मिरर के अंदर देखते हैं कि किसी ने लिखा हुआ था लेट मी इन। फिर कैली वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसने रेबेका की कार को उस ड्रग डीलर की कार के पास देखा और उसको लग रहा था कि शायद से रेबेका फिर से ड्रग्स लेने लग गई होगी, लेकिन वो कहती
बताती है कि उसने ऐसा नहीं किया और वो रोने लगती है तो कैली उसको गले लगा लेती है। लेकिन तभी रेबेका पोसेस्ड हो जाती है और वो अपने काउंसलर की उंगली अपने ही दांतों से काटकर उसके हाथ से अलग कर देती है और फिर वो एक बॉटल ओपनर को उसके ही कान में घुसाकर उसे खत्म कर देती है। रेबेका इससे बहुत डर गई थी, इसलिए वो रेमंड को कॉल करके सब बताती है और रेमंड ये कहता है कि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और रेमंड उसे जल्दी से वापस मॉर्चुरी जाने के लिए कहता है क्योंकि वो मॉर्चुरी नहीं सबसे ज्यादा सेफ है। खैर तभी हम देखते हैं कि कैली पीछे से उठती है और रेबेका की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रेबेका फोन पर थी तो उसको पता नहीं चलता कि ऐसा हो रहा था कि तभी असली कैली दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे बाहर देखकर रेबेका समझ जाती है कि जिसे उसने अभी खत्म किया था वो कोई और ही था, यानी कि वो इंसान तो नहीं था। अब रेबेका जल्दी से ही मॉर्चुरी जाती है क्योंकि ऐसा ही उसको रेमंड ने कहा था। वहां पर उसे रेमंड सारी बात बताता है कि वो मॉर्चुरी असल में एक जेल है, जी हाँ, जो कि डीमंस को वहां पर कैद करके रखती है। अब तक हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी, लेकिन डीमंस वाली जेल काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि वो मॉर्चुरी असल में हेल का एक गेट है और वहां से डीमंस आते रहते हैं और रेमंड का काम है उन डीमंस को क्रिमेट करके वापस हेल में भेजना और कोई डीमन किसी इंसान को यहाँ पर डायरेक्टली पोजेस नहीं कर सकता, इसलिए वो इन लाशों में छुप कर रहता है और यहाँ पर टाइम टू टाइम इंसान को तोड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि वो रेबेका को उसके ड्रिप्स की लत की वजह से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी कि अब तक जो कुछ हो रहा था वो इनडायरेक्टली उसको पोजेस करने की तैयारी थी। और देखो अगर टाइम से पहले वो लाश जला दी जाए जिसके अंदर वो डीमन छुपा हुआ है तब वो पर्सन पोजेशन से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने डीमन का नाम और वो कहाँ से आया है ये पता नहीं किया तो डीमन कभी भी वापस लौट कर नहीं जाएगा, यानी कि जहाँ से वो आया है वहां पर नहीं जा पाएगा। और क्योंकि अभी डीमन का नाम नहीं ले सकते थे क्योंकि उनको नाम पता नहीं था, इसलिए उन्हें डीमन का नाम और वो कहाँ से आया है इसका पता लगाना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें पूरी मौज असल में बाइबल के पेजेस हैं, यानी कि वही स्ट्रिप जो कि रेबेका ने उस लाश के ऊपर रखी थी। आपको याद होगा आसपास वहां पर सिंबल चमका भी था। फिर जब उन्हें सिंबल्स मिल जाएंगे तो उन्हें उन सिंबल्स को एक स्पेशल बोर्ड पर लगाना पड़ेगा और फिर उस बोर्ड को उस लाश पर रखना है जिसके ऊपर उनको कोई सिंबल बना हुआ दिखाई दे और बस फिर उस बोर्ड को उस लाश के साथ रखकर उस बॉडी को जलाना पड़ेगा। अब वो रेबेका को ये बताता है कि एक डीमन रेबेका को पोजेस करने की कोशिश करेगा और बाकी डीमंस रेबेका को कंफ्यूज करेंगे और उसकी मेंटल कंडीशन खराब कर देंगे और जो व्यक्ति डीमन से पूरी तरह पोजेस्ड हो जाता है तो उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता। खैर अब यहाँ पर रेमंड रेबेका को सब कुछ बता पाता है। इससे पहले ही रेबेका को डीमन सोदर पोजेस कर लेता है और वो रेमंड पर हमला कर देती है, लेकिन रेमंड ने अपने चेस्ट रेबेका के लिए कुछ नहीं कर सकता और अंदर रेबेका वापस होश में आ जाती है और अब वो खुद के सहारे थी और सबसे बड़ी बात की जितनी इन्फॉर्मेशन उसको मिली थी उसी के साथ उसको सब कुछ करना होगा। खैर अब वहाँ पर उसको डीमंस हंट कर रहे थे और अब वो रेबेका के ग्रैंड मदर और उसके पिता का रूप लेकर उसको हंट करते हैं और बेन तो रेबेका के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन रेबेका देखती है कि वो खुद अपने आप को ही हर्ट कर रही थी और उसने अपनी थाई को बुरी तरह से हर्ट कर लिया था। यानी कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था रियल नहीं था, यानी कि यहाँ पर मेंटल और अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। बाहर अब रेमंड रेबेका को कॉल कर रहा होता है और रेबेका उधर ऑपरेटिंग रूम में जाती है जहाँ पर उस लेडी की लाश अपने आप ही टेबल पर आ गई थी जो कि पहले गायब हुई थी। रेबेका इस पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी थाई फर्स्ट स्टिचेस लगाने लगती है कि तभी वो लाश मूव करती है, लेकिन रेबेका को वो नहीं दिखती। फिर जैसे ही रेबेका उसके पास से गुजरती है तो वो लड़की रेबेका को पकड़ लेती है, लेकिन बोल्टा उस लड़की के हाथ को एक वायर से बांधकर उसे टेबल के साथ ही बांध देती है और फिर वो जाकर फोन उठाती है। वो रेमंड को सारी बात बताती है तो रेमंड उसको ये कहता है कि रेबेका को अपना खून उस लाश पर डालना होगा जिसे उस डीमन ने पसेस किया है और फिर उसे उस लाश की बॉडी को क्रिमेट करना होगा और रेबेका ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर अभी भी डीमन उसे हंट कर रहा था और असल में वो रेबेका को उसके बचपन के विजन्स दिखा रहा होता है। खैर अब रेबेका रेमंड को बताती है कि वो डीमन अभी भी उसको हंट कर रहा है तो वो कहता है कि उसने रेबेका को पूरी बात नहीं बताई। वो रेबेका को बेसमेंट में जाकर टेप्स ढूंढने के लिए कहता है और उनको देखने के लिए बोलता है। रेबेका जल्दी से बेसमेंट में जाती है और उसे वहां पर कुछ टेप्स मिलती हैं और उसमें रेमन था जो ये बता रहा था कि उसकी पुरानी असिस्टेंट वैलेरी एक डीमन से पूरी तरह से पोजेस्ड हो गई थी, तो मजबूरन उसे वैलेरी को वहीं कैद करना पड़ा। और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद उसको एक चीज पता लगी कि अगर वो किसी पोजेस्ड हुए पर्सन के खून को लाश के प्रिजर्विंग में केमिकल की जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो उस डीमन को उन बॉडीज के अंदर सील कर सकते हैं जिनमें डीमंस हाइड कर रहे होंगे और इससे होगा ये कि जलाने के बाद वो सीधे नर्क जाएंगे, यानी कि कहीं और नहीं जा सकते। क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि जिस लाश को डीमन पोजेस करता था तो उसको जलाने के बाद में वो दूसरा नया वेसल ढूंढने लगते थे, यानी कि वो नर्क में नहीं जाते थे, वहीं पर रहते थे। लेकिन वैलेरी के खून से हुआ ये कि उनको जलाने के बाद में वो उसके अंदर ही सील हो जाया करते थे और जब उनको जलाया जाता तो वो सीधा नर्क में जाया करते। खैर इन सब के लिए वो वैलेरी का खून इस्तेमाल कर रहा था और उसने वैलेरी को बेसमेंट के अंदर कैद करके रखा है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार बेसमेंट के अंदर वो कौन व्यक्ति था जिसको चेन से बांधा गया था। अब ये सब देखकर रेबेका बहुत डर जाती है, लेकिन डीमन से बचने के लिए वो पूरी मॉर्चरी के अंदर उन सिंबल्स को ढूंढने लगती है और बाकी डीमंस रेबेका को लगातार डरा रहे थे, वो उसे हेलुसिनेशंस भी दिखा रहे होते हैं। और तभी हम एक डीमन को भी देखते हैं जो कि रेबेका को देख रहा था। अब रेबेका ने चारों के चारों सिंबल्स ढूंढ लिए थे, लेकिन वो डीमंस रेबेका को फिर से हॉन्ट करने लगते
लगते हैं और हमें रेबेका के बचपन का एक विजन दिखाया जाता है और हमको पता लगता है कि जब वो 15 साल की थी तो वो ओवरडोज की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसको बचा लिया था। खैर, फिर रेबेका होश में आती है और वो नीचे बेसमेंट में जाती है। वहां पर उसे वैलेरी मिलती है जो कि अभी भी जिंदा थी और वो रेबेका से मदद मांग रही थी, लेकिन रेबेका वहां से वैलेरी के खून की एक बोतल लेकर ऊपर आ जाती है और ऊपर फ्रीजर में से हर एक लाश को चेक करती है और उसे एक बॉडी पर एक सिंबल बना दिखाई देता है और वो बॉडी असल में उसी डीमन ने पोजेस करके रखी हुई थी जो कि फिलहाल रेबेका को पोजेस करने की कोशिश कर रहा था। सिंपल सी बात है कि डीमन को यहाँ पर लिविंग पर्सन चाहिए था। अब रेबेका उस लाश को अच्छे से बांध देती है और उसके ऊपर वो बोर्ड रखती है और फिर वो वैलेरी के खून को उस लाश के अंदर फिल करने लगती है, जिस वजह से उस बॉडी के फोरहेड पर एक सिंबल बन गया था। जिसके बाद रेबेका उस लाश को जला देती है और वो डीमन बस चिल्लाता रह जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खैर, फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बन जब रेबेका को बचाने के लिए गया था तब वो वहां पर पत्थर से फिसलकर नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसके सर में इंजरी हो गई और वो वहीं पर खत्म हो गया और ये सब रेबेका ने देख लिया था। अब रेबेका को फिर से दिखाया जाता है जिसे लग रहा था कि सब ठीक हो चुका है, लेती है। अब उसे अपने पिता बेन दिखाई देते हैं जो कि उसको ये कह रहे होते हैं कि जो भी बन के साथ हुआ था उसमें रेबेका की कोई गलती नहीं थी और अब उसे खुद को गिल्टी समझना बंद करना होगा। फिर उसके बाद रेबेका होश में आती है और वो जल्दी से बेसमेंट में जाकर वैलेरी को उस बक्से में से फ्री करती है, लेकिन तभी अचानक से वैलेरी पोजेस्ड हो जाती है और वो रेबेका पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर रेमंड आ जाता है और उसकी चेस्ट पर बने सिंबल को देखकर पोजेस्ड हुई वैलेरी बहुत डर गई थी और अब वो वापस से बक्से में चली जाती है। खैर, अब फिर रेमंड रेबेका को सारी बात समझाता है क्योंकि रेबेका बहुत डरी हुई है। वो बोलता है कि वहां पर बुलाते हैं और वो वही डीमन है जो कि बेसमेंट के अंदर था और इसे बहुत सारे डीमंस और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मिमिक डीमन ही करता है। वो बताता है कि वो खुद सेम सिचुएशन से गुजर चुका है जिसमें से आज रेबेका गुजर रही है और वो वैलेरी को मार भी नहीं सकता और ना ही उसको आजाद कर सकता है क्योंकि अब वो वैलेरी है ही नहीं बल्कि उसको डीमन ने पोसेस करके रखा है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि उसका म्यूटेशन हो चुका है, यानी कि अब वो सेलुलर लेवल पर इंसान और डीमन मिक्स हो चुकी है। वो ये बोलता है कि वो बहुत टाइम से उन डीमन से लड़ता आ रहा है और रेबेका को उसका साथ देना होगा, इसलिए नहीं क्योंकि ये सब लोगों की भलाई के लिए है बल्कि इसलिए क्योंकि उन दोनों को जिंदा रहना है और उन डीमन से बचना है क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो डीमंस उनको फिर भी परेशान करते रहेंगे। इट्स लाइक कि अगर आपने एक बार इस मॉर्चरी के अंदर कदम रख दिया तो डीमंस आपको बाहर भी हॉन्ट करेंगे। और देखो, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो डीमंस उनको ढूंढ ही लेंगे और वो चाहे जो कुछ भी कर लें वो डीमंस उनको वापस उसी मॉर्चरी के अंदर लेकर आएंगे और उन दोनों को शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और डीमंस को उस मॉर्चरी से बाहर जाने से रोकना भी होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें पोजेस्ड हुई लाश को जलाते रहना पड़ेगा। खैर, अब ये सारी बातें सुनकर रेबेका को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन बाहर उसे वही मिमिक डीमन दिखता है और उसको देखकर वो समझ गई थी कि उसे उन डीमंस को खत्म करना ही होगा क्योंकि बाहर जाकर भी वो डीमंस उनको परेशान करेंगे ही। और बस रेबेका जो होती है वो वापस से मॉर्चरी के अंदर चल देती है, यानी कि अब वो डीमंस को खत्म करेगी और बाहरी दुनिया को भी बचाएगी। और बूम, इसी के साथ में द मॉर्चरी असिस्टेंट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।